तो दोस्तों नमस्कार, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। यदि आप लोग क्लास 12 हिंदी स्टूडेंट हैं और 24 फरवरी को एग्जाम देने वाले हैं तो अब आपके पास मात्र अंतिम मौका बचा हुआ है और इस अंतिम मौके में मैं आपको एक महामैथन क्लास देने वाला हूं आज, जिसमें हम लोग पूरे संपूर्ण 100 नंबर की तैयारी करने वाले हैं। पूरा हर एक क्वेश्चन यहाँ पर मैं आपको सॉल्व करके बताने वाला हूं और मोस्ट वायरल प्रश्नों को यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूं, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में डायरेक्ट 24 फरवरी को आने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। शुरू से लेकर के अंतिम तक सभी प्रकार के प्रश्न, पूरे 14 प्रकार के प्रश्न मैं आपको यहाँ पर कराने वाला हूँ। पूरे पूरे प्रश्न मैं यहाँ पर आपको करा दूंगा, एक भी क्वेश्चन आपका यहाँ पर नहीं छोड़ूंगा, ठीक है, नहीं छोड़ूंगा। ये चीज आप लोग मान करके चलिएगा। और जो आपके वायरल प्रश्न है जो कि आपके 2025 की 24 फरवरी को आने वाले हैं, वो पूरा मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, आपको जो हिंदी का पेपर आपका होता है वो आपका दो खंडों में आता है। एक खंड आपका होता है खंड का, एक खंड आपका होता है खंड खा। खंड का जो आपका होता है वो आपका 50 नंबर का होता है और खंड खा भी आपका 50 नंबर का होता है। 50 नंबर में सबसे पहला प्रश्न होता है बहुविकल्पी प्रश्न से रिलेटेड, जिसमें आपका पहला प्रश्न क्या होता है, सबसे पहला जो होता है प्रश्नोत्तर संख्या 1, वो आपका होता है गद्य से रिलेटेड 5 बहुविकल्पी प्रश्न। दूसरा आपका होता है प्रश्नोत्तर संख्या पद से रिलेटेड आपके 5 बहुविकल्पी प्रश्न। टोटल आपका 10 नंबर का टॉपिक होता है बहुविकल्पी प्रश्नों से। सेकंड और थर्ड आपका यहाँ पर होता है, ये आपका हो गया पहला और दूसरा, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है, गद्य से रिलेटेड 5 बहुविकल्पी और दूसरा आपका है पद से रिलेटेड 5 बहुविकल्पी। तीसरा प्रश्न आपका होता है गद्यांश पर आधारित प्रश्नोत्तर। चौथा प्रश्न आपका होता है पद्यांश पर आधारित प्रश्नोत्तर। टोटल 20 नंबर का होता है, 10 नंबर का गद्यांश और 10 नंबर का पद्यांश। फिर आपका यहाँ पे पांचवा प्रश्न होता है जीवन परिचय। लेखक का लिखने के लिए 5 नंबर मिलते हैं, कवि का लिखने के लिए 5 नंबर मिलते हैं। टोटल 10 नंबर का टॉपिक ये हो गया। छठा आपका होता है इसमें कहानी। कहानी का आपको यहाँ पर कथा वस्तु लिखना होता है, सारांश लिखना होता है, उसके लिए आपको मिलते हैं 5 नंबर। कौन सी कहानी करोगे मैं आपको बताऊंगा। सातवां आपका होता है खंड काव्य। खंड काव्य में क्या लिखना होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, 5 नंबर का ये भी होता है। तो टोटल 50 नंबर का ये हो गया। उसके बाद में फिर आपका इसमें होता है 50 नंबर का और इसमें जो होता है प्रश्नोत्तर संख्या 8, जिसमें आपका होता है संस्कृत गद्य का संदर्भ सहित अनुवाद, जो आपका 7 नंबर का होता है, और संस्कृत पद्य का संदर्भ सहित अनुवाद, ये भी आपका 7 नंबर का होता है। टोटल 14 नंबर का टॉपिक ये हो जाता है। फिर आपका होता है मुहावरों के अर्थ एवं वाक्य प्रयोग, ये आपका 2 नंबर का टॉपिक होता है, इसको भी क्लियर कराएंगे। और फिर आपका इसमें 10वां प्रश्न होता है अपठित गद्यांश, यानी कि ये गद्यांश आप मतलब पढ़े नहीं होते हो आप लोग, लेकिन ऐसे एग्जाम में आपके आ जाता है, उसको आपको पढ़ना होता है और फिर उसका जवाब देना होता है, ये भी मैं आपको पूरा बताऊंगा। 11वां प्रश्न आपका होता है, इसमें आपके 4 टाइप के प्रश्न होते हैं। जैसे पहला आपका हो गया शब्दों में सूक्ष्म अंतर, अनेकार्थी शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वाक्यों में त्रुटि मार्जन, इस प्रकार से आपके होते हैं। टोटल आपका ये 8 नंबर का होता है, 4 प्रकार के प्रश्न होते हैं। फिर आपका इसमें प्रश्नोत्तर संख्या 12 आपका होता है काव्य सौंदर्य के तत्व, यानी कि रस छंद अलंकार, 6 नंबर का ये होता है। फिर आपका होता है पत्र लेखन, यानी कि लेटर, जो है आपका 6 नंबर का होता है, इस प्रकार से, ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लास्ट में आपका होता है निबंध लेखन, ठीक है, निबंध भी आपका 9 नंबर का होता है। कौन सा आपको करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए अब हम लोग वीडियो को अपने स्टार्ट करते हैं। सभी लोग वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो और फिर हम लोग हर एक टाइप का प्रश्न यहाँ पर मैं आपको कराने वाला हूँ, सभी प्रकार के प्रश्नों को, ठीक है, कोई भी प्रश्न नहीं छोड़ा जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्नों को करते हैं, सबसे पहले गद्य वाले फिर पद्य वाले। तो इसमें आपका पहला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न कौन सा रहने वाला है, पहला आपका हिंदी का प्रथम नाटक है, तो हिंदी का प्रथम नाटक का क्या नाम है, ये आपको इसमें बताना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सबको पता होना चाहिए कि हिंदी का प्रथम नाटक आखिर कौन सा है। तो इसमें आप लोग पहला ऑप्शन दिया गया नहुष, दूसरा दिया गया चंद्रगुप्त, तीसरा आपका भारतवर्ष, चौथा आपका दिया गया ना आने वाला कल। तो यहाँ पर जो सही जवाब है वो आपका है नहुष। तो नहुष पर सभी लोग टिक लगा लो। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थोड़ा हम लोग तेज चलेंगे क्योंकि हम लोग को समय बहुत कम बचा है, तो आप लोग भी जल्दी जल्दी आप लोग हमारे साथ क्लियर करते चलेंगे और साथ ही में हर एक प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए चलिएगा, तभी आपकी तैयारी बेहतर तरीके से हो पाएगी। और साथ साथ में आपको चलते चलते हुए, बोलते बोलते हुए, पढ़ते पढ़ते हुए सभी चीजों को नोट करते हुए चलना है, याद करते हुए चलना है, ठीक है, अपने दिमाग में चीजें नोट करना है। अगला प्रश्न आपका इसमें पृथ्वी पुत्र निबंध संग्रह है, तो पृथ्वी पुत्र किसका निबंध संग्रह है, पहला ऑप्शन डॉक्टर संपूर्णानंद, दूसरा ऑप्शन वासुदेव शरण अग्रवाल, तीसरा ऑप्शन भारतेंदु हरिश्चंद्र, चौथा ऑप्शन आपका प्रोजी सुंदर रेड्डी। तो यहाँ पर जो दूसरा वाला ऑप्शन है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, ये आपका सही जवाब हो जाएगा, इस पर सही टिक लगा लीजिए। अगला प्रश्न आपका इसमें होता है 100 अजान एक सुजान के लेखक हैं,
सो अजान एक सुजान के लेखक कौन है ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन प्रताप नारायण मिश्र, दूसरा ऑप्शन राधा कृष्ण दास, तीसरा ऑप्शन आपका बालकृष्ण भट्ट और चौथा ऑप्शन श्रीनिवास दास। दोस्तों अजान एक सुजान के लेखक आपके बालकृष्ण भट्ट हैं, तो इसीलिए आप लोग तीसरे वाले ऑप्शन पर सही टिक लगा लीजिएगा। अगला प्रश्न आपका इसमें होता है रसज रंजन कृति के लेखक कौन है। पहला ऑप्शन है अजय प्रसाद, दूसरा ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, तीसरा ऑप्शन है आपका राहुल साकेत्यायन, चौथा ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो रसज रंजन कृति के लेखक आपके हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, इसीलिए आप लोग ऑप्शन नंबर डी पर सही टिक लगा लीजिएगा। अगला प्रश्न आपका इसमें है हंस नामक पत्रिका के संपादक थे। पहला ऑप्शन है मुंशी प्रेमचंद, दूसरा ऑप्शन भारतेंदु हरिश्चंद्र, तीसरा ऑप्शन बालकृष्ण भट्ट, चौथा ऑप्शन महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो यहाँ पर हंस नामक पत्रिका के संपादक कौन थे, मुंशी प्रेमचंद जी थे, तो इसीलिए आप लोग ऑप्शन नंबर ए पर सही टिक लगा दीजिएगा। तो इस प्रकार से गद्य पर आधारित आपके यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम लोग पद के ऊपर बात कर लेते हैं। तो 5 बहुविकल्पी कंप्लीट हो गए 5 नंबर के लिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे के 5 और देखते हैं। अगला प्रश्न आपका इसमें हो जाता है साहित्य लहरी के रचनाकार कौन है। तो ये आपको बताना है साहित्य लहरी के रचनाकार आखिरकार कौन है। पहला ऑप्शन है सूरदास, दूसरा ऑप्शन है कबीरदास, तीसरा ऑप्शन तुलसीदास, चौथा ऑप्शन नाभादास। तो ये भी आपका एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि साहित्य लहरी के रचनाकार कौन है। तो आप लोग बताएंगे पहला वाला ऑप्शन जो आपका होता है सूरदास, इस पर सही टिक सभी लोग लगा दीजिएगा। अगला आपका इसमें होता है यामा रचना। यामा रचना भी बहुत महत्वपूर्ण रचना है। पहला ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, दूसरा ऑप्शन महादेवी वर्मा, तीसरा ऑप्शन राम कुमार वर्मा, चौथा ऑप्शन निराला। तो यहाँ पर महादेवी वर्मा जी की रचना है यामा। तो सभी लोग इसको भी याद कर लीजिए जल्दी से अच्छे तरीके से, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न आपका इसमें परशुराम की प्रतीक्षा काव्य कृति है। तो परशुराम की प्रतीक्षा किसकी काव्य कृति ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन मुक्तिबोध, दूसरा ऑप्शन गिरजा कुमार माथुर, तीसरा ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, चौथा ऑप्शन आपका धर्मवीर भारती। तो इस प्रकार से ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद रखना है यहाँ पर कि परशुराम की प्रतीक्षा काव्य कृति आपकी रामधारी सिंह दिनकर जी की है। अगला प्रश्न आपका इसमें होता है अष्टछाप कवियों का संबंध है, किस भक्ति काल की किस शाखा से अष्टछाप कवियों का संबंध है ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है ज्ञानश्रेयी शाखा से, दूसरा ऑप्शन है प्रेमाश्रेयी शाखा से, तीसरा ऑप्शन है राम भक्ति शाखा से, चौथा ऑप्शन है कृष्ण भक्ति शाखा से। तो यहाँ पर जो कृष्ण भक्ति शाखा है इस पर आप सही टिक लगा लीजिएगा, क्योंकि अष्ट कवियों का संबंध जो है वो भक्ति काल की कृष्ण भक्ति शाखा से है। इस प्रकार से इस पर सही टिक लगा लूं। फिर अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न आपका इसमें हो जाता है चांद का मुंह टेढ़ा के रचनाकार कौन है। चांद का मुंह टेढ़ा के रचनाकार कौन है ये आपको बताना है। तो इसमें आपको ऑप्शन देखने, पहला ऑप्शन मुक्तिबोध, दूसरा ऑप्शन भवानी प्रसाद मिश्र, तीसरा ऑप्शन केदारनाथ अग्रवाल, चौथा ऑप्शन आपका शमशेर बहादुर सिंह। तो चांद का मुंह टेढ़ा है, इसके रचनाकार है मुक्तिबोध, इसीलिए आप लोग पहले वाले ऑप्शन पर सही टिक लगा लीजिएगा। तो इस प्रकार से जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ सभी आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो प्रश्नोत्तर संख्या 1 और प्रश्नोत्तर संख्या 2 कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम लोग प्रश्नोत्तर संख्या तीसरे की ओर बढ़ जाते हैं और चौथे की ओर। तीसरा आपका होता है गद्यांश पर आधारित प्रश्नोत्तर, चौथा आपका होता है पद्यांश पर आधारित प्रश्नोत्तर। यहाँ पर गद्यांश में भी आपके 2 गद्यांश आते हैं, पद्यांश में आपके 2 पद्यांश आते हैं। 2 गद्यांश में से एक आपको जो अच्छे तरीके से आता है उसको आपको सॉल्व करना है, और पद्यांश में भी इसी प्रकार से 2 में से जो आपको अच्छे तरीके से आता है एक उसको सॉल्व करना होता है। टोटल 20 नंबर का टॉपिक होता है। तो चलिए अब हम लोग गद्यांश के ऊपर बात कर लेते हैं, कौन सा गद्यांश आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जो गद्यांश हम लोग बताने वाले हैं आपको बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो गद्यांश कौन सा है कि भूमि का निर्माण देवों ने किया है। इस प्रकार से आपको ये ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट गद्यांश आपका ये होता है कि भूमि का निर्माण देवों ने किया है। ये गद्यांश है, मैं पढ़ रहा हूँ, उसके बाद फिर इसका क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे। वह आनंद काल से है, उसके भौतिक रूप सौंदर्य समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागरूक होंगे उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो जाएगी। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी होती है वह निर्मूल होती है, और राष्ट्रीयता की जड़ी पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी उतनी ही राष्ट्रीय भाव का अंकुर पल्लवित होगा। इसीलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप को आदोपांत जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म है। इस प्रकार से आपका गद्यांश हो गया। अब इसके आंसर आप लोग देखने हैं। पहला क्वेश्चन आपका इसमें दिया गया उपयुक्त गद्यांश के शीर्षक एवं लेखक का नाम। ये क्वेश्चन हर एक गद्य में आएगा, जो भी आप गद्य आपके एग्जाम में आएगा। तो पहले क्वेश्चन का जवाब देने के लिए आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि ये किस चैप्टर से आपका लिया गया है। तो ये आपको यहाँ पर भूमि के निर्माण के बारे में बात हो रही है, साथ ही में उसके पार्थिव स्वरूप के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पर आपको राष्ट्रीयता की भी बात हो रही है। तो यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हैं कि आपका राष्ट्र के स्वरूप नामक चैप्टर से लिया गया है, जिसके आपके जो लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल है। तो पहले वाले क्वेश्चन का जवाब आप लोग यही इसी प्रकार से दे देंगे कि प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक है राष्ट्र का स्वरूप और इसके लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल जी। ठीक है, पहला क्वेश्चन कंप्लीट। दूसरा क्वेश्चन आपका है राष्ट्रभूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है। तो आप बताएंगे राष्ट्रभूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य उसके भौतिक रूप,
सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना। ठीक है, क्या क्वेश्चन है, क्या जवाब है इसका? आंसर आपका है राष्ट्रीय भूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना है। अब ये सारे आंसर आप इसमें पढ़ोगे मिल जाएंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि गद्य है, गद्य में सारी चीजें समझ में आती हैं। आप लोग यहाँ से देख करके लिखोगे। ठीक है, अगला प्रश्न आपका इसमें होता है किस प्रकार की राष्ट्रीयता को लेखक ने निर्मूल कहा है? तो आप बताएंगे लेखक ने कहा है कि जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी होती हैं वह निर्मूल होती हैं। तीसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। और मैं आपको बता दूं 5 क्वेश्चन आते हैं, 5 का जवाब आपको देना होता है। यहाँ पर मैंने 5 से ज्यादा लिख रखते हैं, 8 लिख रखे हैं। क्यों लिख रखे हैं? क्योंकि इस गद्य में 8 टाइप के प्रश्न बन सकते हैं, इस वजह से मैंने सारे लिखवा दिए हैं। अगर आपके पास 5 ही आएंगे इसमें से, ठीक है, 5 कोई से भी आ सकते हैं, तो उसका जवाब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया है। आगे आपका है चौथा क्वेश्चन कि यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में किसकी जननी है? तो आप बताएंगे कि यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। पांचवा क्वेश्चन है आपका रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो लाइन खींची थी मैंने, इसकी आपको व्याख्या करनी है। तो व्याख्या में क्या बताएंगे आप लोग? आप बताओगे इसमें राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी अधिक गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भाव का अंकुर पल्लवित एवं पुष्पित होगा, अर्थात राष्ट्रीयता का आधार जितना अधिक सशक्त होगा राष्ट्रीय भावनाएं भी उतनी अधिक विकसित होंगी। अतः प्रारंभ से ही अंत तक पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की जानकारी रखना तथा उसके रूप, सौंदर्य, उपयोगिता तथा महिमा को पहचानना प्रत्येक मनुष्य का न केवल कर्तव्य है अपितु उसका धर्म भी है। तो ये आपका 5वां प्रश्न भी कंप्लीट हो गया है। छठा प्रश्न आपका इसमें है भूमि का निर्माण किसने किया और कब से है? तो आप बताएंगे भूमि का निर्माण किसने किया है? भूमि का निर्माण देवों ने अनंत काल से किया है। लास्ट प्रश्न 7वां प्रश्न आपका इसमें हो जाता है कि भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हमारा जागरूक रहने का परिमाण क्या होगा? ठीक है, परिणाम क्या होगा? तो आप बताएंगे भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति जागरूक होने पर परिणाम जो आपका होगा राष्ट्रीयता की भावनाओं की प्रबलता है। ठीक है, इस प्रकार से एक क्वेश्चन हो गया है। तो गद्यांश में एक गद्यांश आपके बोर्ड परीक्षा में आपको हल करना होता है, उसके लिए आपको मिलते हैं टोटल 10 नंबर, 5 क्वेश्चन आते हैं, 5 क्वेश्चन का जवाब देना होता है। तो 10 नंबर यहाँ से आपके पक्के हो गए गद्यांश से। अब हम लोग पद्यांश की ओर बढ़ जाते हैं और इंपॉर्टेंट पद्यांश को देखते हैं। इस पेज को यहाँ पर मैं हटाता हूँ। ठीक है, तो अब हमारा इसमें अगला पद्यांश क्या है, आइए देखते हैं। अब इसमें आपका जो अगला क्वेश्चन होता है प्रश्नोत्तर संख्या 4, आपका होता है पद्यांश पर आधारित प्रश्न। ठीक है, तो इसमें आपका इस प्रकार से पद्यांश दिया रहेगा, जैसा कि यहाँ पर दिया गया है कि लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आवे, होने देना विकृत वस ना तू, तो ना तू सुंदरी को, जो थोड़ी भी श्रमित हो वह गोद ले श्रांति, खोना ओठों की ओ कमल मुख की म्लानताएं मिटाना, कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखाए, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना, जाता कोई जलद यदि हो वोम में उसे ला छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। तो इस प्रकार से अलग हो गया पूरा पद्यांश। ठीक है, अब इसमें भी आपके 5 क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर मैंने 6 लिख रखे हैं, लेकिन 5 ही आएंगे आपकी बोर्ड परीक्षा में। 6 इसलिए लिख रखे क्योंकि एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आपके इसमें एग्जाम में आ सकता है यहाँ से। तो यहाँ पर अब आपका पहला क्वेश्चन क्या है, दिए गए पद्यांश के कवि एवं कविता का नाम लिखिए। अब ये जो क्वेश्चन है लज्जाशीला पथिक महिला, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया गया, दिए गए पद्यांश के कवि एवं उसके कह सकते हो कविता का नाम लिखना है। तो आप बताएंगे उत्तर में प्रस्तुत पद्यांश के कवि का नाम क्या है? अयोध्या सिंह उपाध्याय अरियोध, और शीर्षक है आपका पवन दूत का हो गया। दूसरा क्वेश्चन आपका इसमें दिया गया राधा पवन दूतका से राह में पथिकों के साथ कैसा व्यवहार करने को कहती हैं? आप बताओगे राधा पवन दूतका से कह रही हैं यदि मार्ग में कोई लज्जाशील स्त्री दिखाई दे तो उसके वस्त्र को मत उड़ाना, थकी हुई प्रतीत हो तो उसकी थकावट को दूर कर देना। इस प्रकार से उन्होंने बताया है। राधा जी ने किससे बताया है? पवन से बताया है। अगला आपका ऐसे इस पद्यांश में कवि ने किसका चित्रण किया है? तो आप बताएंगे प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने एक और राधा की विरह व्यथा का यानी कि उनके दुख का चित्रण किया है, तो दूसरी ओर उन्हें समाज की पीड़ा से भी व्याकुल दिखाया, यानी कि समाज में जो पीड़ाएं हैं उससे भी हो रही वो व्याकुल है, इस प्रकार से उसको भी दिखाया गया है। अगला प्रश्न है रेखांकित अंश का भावार्थ लिखिए, यानी कि ये वाला जो पॉइंट है 3 लाइन, इनका आपको यहाँ पर लिखना है क्या? रेखांकित अंश की व्याख्या। ठीक है, उससे पहले क्वेश्चन और आपका है कि इस पद्यांश में कौन सा अलंकार है? तो आप बताएंगे प्रस्तुत पद्यांश में मानवीकरण एवं उपमा अलंकार है, ये आपका हो गया। ठीक है, अब इसमें आपको रेखांकित अंश की व्याख्या बतानी। इसमें आप बताएंगे राधा पवन को समझाती हैं कि तुझे मार्ग में ब्रजभूमि की अत्यंत लज्जाशील महिलाएं दिखाई देंगी, अतः तुझे उनका मान सम्मान करते हुए आगे बढ़ना है। तू कहीं अपनी चंचलता का प्रदर्शन करते हुए उनके वस्त्रों को उड़ाकर उनके कोमल अंगों को अनावृत मत कर देना।
ऐसी चंचलता किसी की दृष्टि से ना तो उचित है और ना ही क्षम्य है। यदि थकी हो तो उसे गोद में उठाकर शांति प्रदान करना। उनके ओठ और कमल जैसे मुख पर आपी मलानताएं आनी मतलब कि आई मलानताओं को मिटा देना। इस प्रकार से क्या है, ये आपका है रेखांकित अंश की व्याख्या इस पद्यांश की। लास्ट क्वेश्चन आपका इसमें कि उपयुक्त पद्यांश किस महाकाव्य का अंश है, तो आप बताएंगे कि उपयुक्त पद्यांश आपका प्रिय प्रवास महाकाव्य का अंश है। ठीक है, इस प्रकार से आपका ये हो गया है। तो इस प्रकार से ये भी आपका कंप्लीट हो गया प्रश्नोत्तर संख्या 4 भी, यानी कि गद्य और पद्य से आधारित प्रश्नोत्तर संख्या भी वो आपकी हो गई, प्रश्न भी आपके हो गए हैं। अब हम लोग बात करने वाले जीवन परिचय के ऊपर। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो जीवन परिचय होता है वो आपका किस प्रकार से होता है। जीवन परिचय जो आपका होता है वो आपका कवि लेखक के लिए आपको 3 आते हैं। ठीक है, लेखक के 3 जीवन परिचय आते हैं यहाँ पर 3, और कवि के भी 3 आते हैं। तो इनमें से जो भी आपको अच्छे तरीके से याद हो तीनों में से, लेखक में भी और कवि में भी, उसका ही आपको जहाँ पर जवाब देना होता है, और उसके लिए आपको मिलेंगे यहाँ पर 5 नंबर और यहाँ पर 5 नंबर, टोटल 10 नंबर मिलते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो लेखक होता है उनमें सबसे महत्वपूर्ण आपका होता है हजारी प्रसाद द्विवेदी और वासुदेव शरण अग्रवाल। तो यहाँ पर अब हम लोग क्या बताने वाले हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय बताने वाले हैं। अगर आपने अभी तो नहीं पढ़ा है तो पढ़ लेना, ठीक है, समझ लेना। तो जीवन परिचय में क्या बताएंगे आप लोग इनके, सबसे पहले जीवन परिचय में ज्यादा कोई लिखना नहीं होता, थोड़ी बहुत लाइनें लिखनी होती है, बाकी साहित्यिक परिचय मेन होता है, कृतियां मेन होती हैं क्लास 12th में। ठीक है, तो जीवन परिचय में आप बताएंगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म बलिया के दुबे के छपरा नामक गांव में एक सरयू पारीय ब्राह्मण परिवार में सन 1907 ईस्वी को हुआ था। पारिवारिक परंपरा के अनुसार उन्होंने प्रारंभ में संस्कृत का अध्ययन किया और सन 1930 ईस्वी में काशी विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की परीक्षा उत्तीर्ण की। इनका देहांत 18 मई सन 1979 ईस्वी में हो गया। इस प्रकार से आपका ये पूरा जीवन परिचय कंप्लीट हो गया है। अब आपको क्या करना है, साहित्यिक परिचय करना है। साहित्यिक परिचय में आप बताएंगे कि आधुनिक युग के गद्यकारों में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का महत्वपूर्ण स्थान है। उनकी रचनाओं में प्राचीनता और नवीनता का अपूर्व समन्वय हुआ है। उनके विषय विवेचन में गंभीरता और शालीनता स्पष्ट रूप से प्रतिबिंबित होती है। हजारी प्रसाद द्विवेदी आधुनिक युग के मूर्धन्य निबंधकार थे। उनके निबंधों में आदतन विचारधाराएं किसी न किसी रूप में विद्यमान है। उनके अधिकांश निबंध विचारात्मक निबंधों की कोटि में आते हैं और विचारात्मक निबंधों की परंपरा में आपका योगदान सर्वथा सराहनीय है। द्विवेदी जी के ललित निबंधों में रसास्वादन की अपूर्व क्षमता विद्यमान है। उनमें भावुकता और सरसता और कोमलता के साथ साथ वैचारिक प्रतिपादन की शैली विद्यमान है। निश्चय ही ललित निबंध के क्षेत्र में वे युग प्रवर्तक लेखक रहे हैं। तो ये आपका हो गया साहित्यिक परिचय। अब हम लोग बात करेंगे कृतियों के बारे में। कृतियों में आप बताओगे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने गद्य क्षेत्र में उपन्यास, आलोचना, निबंध और इतिहास संबंधी बहुत से ग्रंथ लिखे, जिनमें कुछ मुख्यतः इस प्रकार से। पहला है उपन्यास, बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, आनंददास का पोथा पुनर्नमा। निबंध में अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह, कल्पलता, आलोक पर्व, विचार और वितर्क। इतिहास में हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य। आलोचना ग्रंथ में कालिदास की लालित्य योजना, साहित्य सहचर, साहित्य का मर्म। ठीक है, इस प्रकार से आपका ये हो गया है। तो यहाँ पर क्या हो गया, लेखक का जीवन परिचय कंप्लीट हो गया है, नोट कर लीजिए सभी लोग। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर कवि के जीवन परिचय के बारे में। प्रश्नोत्तर संख्या 5 का खा वाला होता है ये। ठीक है, तो कवि में क्या है, 3 इसमें भी आपके आएंगे, 3 में से आपको 1 करना होता है। तो जयशंकर प्रसाद का काफी इंपॉर्टेंट होता है, तो मैं जयशंकर प्रसाद का आपको बता रहा हूँ। तो इसमें आप बताएंगे जीवन परिचय में जयशंकर प्रसाद का जन्म 30 जनवरी सन 1989 ईस्वी के काशी के धनी परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री देवी प्रसाद था और प्रसाद जी का सारा जीवन संघर्षों में बीता। कठोर परिश्रम और संघर्ष के कारण वे क्षय रोग के शिकार हो गए और 14 जनवरी सन 1937 ईस्वी में केवल 48 वर्ष की अल्प आयु में परलोकवासी हो गए। इस प्रकार से आपका ये होगा क्या, जीवन परिचय किसका, जयशंकर प्रसाद जी का। अब हम लोग बात करने वाले हैं इनका साहित्यिक परिचय और रचनाओं के बारे में। तो इसमें आप बताएंगे साहित्यिक परिचय में जयशंकर प्रसाद जी आधुनिक हिंदी साहित्य की गौरवपूर्ण विभूति हैं। यह छायावाद के प्रवर्तक, उन्नायक और प्रतिनिधि कवि हैं। प्रसाद जी ने अपने काव्य में मानवीय मूल्यों की प्रतिष्ठा की है। प्रसाद जी सौंदर्य और प्रेम के गायक कवि हैं। वह आध्यात्मिक सौंदर्य के उपासक हैं। उनके सौंदर्य प्रेम में सूक्ष्मता और कोमलता की अभिव्यक्ति हुई है। वे जीवन की पहेली को अपने चिंतन द्वारा हल करना चाहते हैं, यही प्रायः उनके काव्य का विषय होता है। वे एक आशावादी कवि हैं, दुख और निराशाओं का निराकरण ही अपने जीवन का लक्ष्य मानते हैं। इस प्रकार से आपका साहित्यिक परिचय हो गया है। रचनाओं में आप बताओगे प्रसाद जी ने काव्य, नाटक, कहानी, उपन्यास, निबंध आदि साहित्य के समस्त अंगों को अपने लेखनी से समृद्ध किया है। काव्य में कौन सा है, चित्रधार,
कानन कुसुम, झरना, लहर, आंसू, कामायनी, नाटक, कल्याणी, ध्रुव स्वामिनी, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु आदि। कहानी आकाशदीप, इंद्रजाल, प्रतिध्वनि, आंधी, छाया, उपन्यास, कंकाल, तितली, इरावती, निबंध, काव्य और कला आदि। यहाँ पर रेड पेन का उपयोग नहीं करना है, जैसा कि मैंने यहाँ पर कर रखा है, आपको नहीं करना है पेपर में, ठीक है। बाकी सारी चीज आप लोग करोगे इसी प्रकार से, जैसा कि मैंने आपको बताया है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे और प्रश्नोत्तर संख्या किसके बात कर लेते हैं, प्रश्नोत्तर संख्या 6 के बारे में बात कर लेते हैं। प्रश्नोत्तर संख्या 6 आपका होता है कहानी के ऊपर, कहानी का सारांश लिखना होता है। 5 नंबर आपको मिलते हैं। 2 कहानी मेन होती है, एक आपकी होती है पंचलाइट, एक आपकी होती है बहादुर। दोनों तैयार करके जाओगे तो एक ना एक जरूर फंस जाएगा आपकी बोर्ड परीक्षा में। और अधिकतम शब्द सीमा इसकी आपकी 80 होती है, 80 से ज्यादा हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, और अगर 2-4 कम भी हो जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको गिनना नहीं है, ये केवल अनुमान के आधार पर दिया जाता है और ना एग्जामिनर ये चीज गिनता है, ठीक है। आपकी देखिएगा, आपका जिस प्रकार से वो लगेगा, देखने में ही लग जाता है, एक्सपीरियंस इतना होता है लोगों को कि आप लोगों ने कितना लिख रखा है। लेकिन मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि आपको एक पेज से अगर 2-4 लाइन ज्यादा लिख दोगे कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। एक पेज जो आपका होता है पेपर में, उससे अगर 2-4 लाइन ज्यादा लिख दोगे एक पेज भरने के बाद तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब हम लोग सारांश की बात कर लेते हैं। पंचलाइट कहानी के बारे में आपको बता देता हूँ। तो पंचलाइट कहानी बहुत ही सिंपल सी कहानी है, मैं आपको पूरा एकदम बता देता हूँ, फिर आप लोग पढ़ लेना आराम से। पंचलाइट कहानी में क्या होता है, कुछ पात्र हैं, मेन पात्र हैं। एक पात्र आपका है गोधन, जो लड़का है, ठीक है। एक पात्र आपका है मुनरी, मुनरी और गोधन, ठीक है। गोधन मुनरी से प्यार करता है, सिंपल सी बात है, जो गोधन है वो मुनरी से प्यार करता है। और वो मुनरी के घर के सामने से सिनेमा का गाना गाते हुए निकलता है। उसकी जो माँ होती है मुनरी की माँ, गुलरी काकी, ठीक है, वो पंच से शिकायत कर देती है कि गोधन हमारे घर के सामने से गाना गाते हुए निकलता है। तो पंच लोग क्या करते हैं, गोधन को अपनी जाति से, अपने गांव से निकाल देते हैं, ठीक है। फिर रामनवमी का मेला लगता है और सभी लोग जाते हैं, गांव वाले वहां से एक पंच लाइट खरीद के लेकर के आते हैं। अब सभी लोग उत्साहित है, लेकिन उनको पता नहीं कि पंच लाइट जलाना कैसे है। लेकिन मुनरी को पता है कि जो पंच लाइट है वो गोधन जला सकता है और कोई नहीं जला सकता है। तो मुनरी क्या करती है, चालाकी से ये बात पंचों तक पहुंचाती है कि गोधन पंच लाइट जला सकता है। तो सभी लोग पंच जो होते हैं वो गोधन को बुलाते हैं और गोधन फिर पंच लाइट को जला देता है, जिससे सभी प्रसन्न हो जाते हैं और फिर ये हैप्पी एंडिंग हो जाती है। सिंपल सी बात है, सभी प्रसन्न हो जाते हैं। गुलरी काकी जो होती हैं वो गोधन को खाने पर बुलाती हैं और पंच लोग बोलते हैं कि तुम्हारा साथ खून माप, अब खूब गाओ सिनेमा का गाना, और सभी लोग रोशनी में गाते बजाते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आपका ये होता है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इसका शुरुआत कैसे करना है कहानी की। तो इसमें आप बताएंगे पंचनाट कहानी फरीसोनाथ रेणु जी की एक आंचलिक कहानी है। इस कहानी में बिहार के एक पिछड़े गांव के परिवेश का बहुत ही सुंदर चित्रण किया गया है। इस गांव में गोधन नाम का एक लड़का है जो गांव की मुन्नी नाम की लड़की से प्रेम करता है। मुन्नी की माँ ने गाँव के पंचों से गोधन की शिकायत की थी कि वह उसके घर के सामने से सिनेमा का गाना गाते हुए निकलता है। इस कारण से गाँव के पंचों ने उसे बिरादरी से निकाल रखा है। एक दिन रामनवमी के मेले से पंचलाइट खरीद कर लाते हैं। सभी लोग पंचलाइट को देखने के लिए उत्साहित थे, परंतु समस्या उठती है कि पंचलाइट जलाएगा कौन, क्योंकि सीधे साधे लोग उसे जलाना भी नहीं जानते हैं। आगे क्या है, मुन्नी को पता है कि गोधन जो है पंचलाइट जलाना जानता है। वह चतुराई से अपनी सहेली के माध्यम से यह बात पहुंचा देती है कि पंच गोधन को पुनः बिरादरी में शामिल कर लेते हैं और वह पंचलाइट को जला देता है। मुन्नी की माँ गुलरी काकी प्रसन्न होकर गोधन को अपने घर पर भोजन पर आमंत्रित करती है और पंच भी अत्यधिक प्रसन्न हो जाते हैं। गोधन को कहते हैं तुम्हारा साथ खून माप, खूब गाओ सिनेमा का गाना, और पंचलाइट की रोशनी में लोग कीर्तन और भजन करते हैं तथा उत्सव मनाते हैं। ये आपकी कहानी कंप्लीट हो गई और 5 नंबर आपके पक्के हो गए हैं। तो इस प्रकार से ये चीज आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब आपका इसमें अगला क्या होता है, प्रश्नोत्तर संख्या आपके यहाँ पर 6 कंप्लीट हो गई है। 7वां क्या होता है इसमें, 7वां होता है प्रश्नोत्तर संख्या 7 क्या होता है इसमें, खंड काव्य होता है, ठीक है। और खंड काव्य हर जगह अलग अलग होता है, हर एक जिले में अलग अलग होता है। जैसे मेरा जिला जो है यहाँ पर होता है आपका, यहाँ पर द्रौपदी वाला है, ठीक है, द्रौपदी वाला है, सत्य की जीत, ठीक है, द्रौपदी वाला है। तो यहाँ पर द्रौपदी वाला पढ़ेंगे। बाकी जिस भी जिले का अलग अलग होता है, तो जिसके जिले का जो है वो आप लोग अपने हिसाब से पढ़ लीजिएगा। तो चलिए, आपका जो पहला खंड होता है 50 नंबर का कंप्लीट हो चुका है। अब हम दूसरे खंड की ओर बढ़ जाते हैं। दूसरा खंड भी 50 नंबर का होता है। इसमें सबसे पहला जो आपका होता है प्रश्न संख्या 8, उसमें आपका पहला क्वेश्चन आपका यही होता है, संस्कृत का गद्यांश प्लस पद्यांश लिखो, 14 नंबर का पूरा होता है। दोनों आपका एक ही में आता है, ठीक है, गद्यांश भी और पद्यांश भी। 2 आपके पद्यांश आते हैं संस्कृत के, 2 गद्यांश आते हैं, दोनों में से एक एक करना होता है और 14 नंबर का आपका ये हो जाता है। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं किसके बारे में, गद्यांश के बारे में। तो यहाँ पर पहला गद्यांश किस प्रकार से दिया गया, इसी प्रकार से आपको हल करना है। बहुत ही महत्वपूर्ण गद्यांश ही आपका होता है, बिल्कुल भी इसकी मत करना। क्या है, संस्कृत साहित्य सरस व्याकरणस्य सुनिश्चितम तस्य गदे पदे चालालित भाव बोध सामर्थ्यम अद्वितीय श्रुतिमार्धत वर्तते
की बहुना चरित्र निर्माणार्थ यादृशी सत्प्रेरणा संस्कृत वाङ्मय ददाति न तादृशीं किश्चिदन्त्या मूलभूतानां मार्गे गुणानां यादृशी विवेचना संस्कृत साहित्ये वर्तते नायत्र तादृशी दयादान शौचम औदार्यम अनसूया क्षमा अनेका च अनेका गुणा अश्य साहित्य अनुशीलन सज्जयन्ते। ठीक है, इस प्रकार से आपका ये हो गया गद्यांश। अब इसका क्या करना आपको होता है, संदर्भ और साथ ही में अनुवाद लिखना होता है। तो यहाँ पर पढ़ोगे आप लोग तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि किस चैप्टर से आपका ये लिया गया। जैसे कि संस्कृत के बारे में बात हो रही है तो आप लोग आइडिया लगा सकते हो कि प्रस्तुत जो आपका अवतरण है हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के संस्कृत भाषा या महत्तम नामक पाठ से अवतरित है। ये आपका हो गया संदर्भ। अनुवाद आपको बताना इस प्रकार से कि संस्कृत साहित्य सरस है और उसका व्याकरण सुनिश्चित है, इनके गद्य और पद्य में आधारित भावों को स्पष्ट करने की शक्ति और अनुपम श्रुति माधुर्यता है। अधिक कहने से क्या, चैतन्य निर्माण के लिए जैसा विवेचन संस्कृत साहित्य देता है वैसी प्रेरणा किसी दूसरे साहित्य में नहीं है। मौलिक मानवीय गुणों का जैसा विवेचन संस्कृत साहित्य में है दूसरे साहित्य में नहीं है। दयादान, पवित्रता, उदारता, निंदा न करना, क्षमा और दूसरे गुण, अनेक गुण इन साहित्य के अनुशीलन से ही उत्पन्न होते हैं। तो पहला क्या हो गया आपका, संस्कृत में गद्यांश का किस प्रकार से हल करना है वो मैंने आपको बता दिया है और इम्पोर्टेंट गद्यांश बता दिया है। अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं और हम लोग पद्यांश के ऊपर बात कर लेते हैं। तो पद्यांश में अधिकतर आपका श्लोक आता है और श्लोक आपको करने होते हैं और श्लोक जो आपका होता है अधिकतर आपका सुभाषित रत्नाई चैप्टर से आता है। ये चीज आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो श्लोक है इस प्रकार से, भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गिरवाण भारती तस्य ही मधुर काव्य तस्मादपि सुभाषितम। संदर्भ में बताएंगे यह श्लोक संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाषित रत्नानी शीर्षक से अवतरित है। अनुवाद में बताएंगे भाषाओं में संस्कृत सबसे प्रधान, मधुर और अलौकिक है, उससे अधिक मधुर का उसका काव्य है और उस काव्य से अधिक मधुर उसके सुभाषित सुंदर वचन या फिर सूक्तियां। इस प्रकार से क्या हो गया, ये भी कंप्लीट हो गया, श्लोक भी कंप्लीट हो गया। दो आते एक करना होता है, तो जो इंपॉर्टेंट है अब मैंने आपको बता दिया है, ये आपका आ सकता है आपके बोर्ड परीक्षा में। तो प्रश्नोत्तर संख्या 8 भी कंप्लीट हो गई। प्रश्नोत्तर संख्या 9 की ओर बढ़ जाते हैं हम लोग। प्रश्नोत्तर संख्या 9 आपका होता है मुहावरों से रिलेटेड। मुहावरे आपके यहाँ पर आते हैं, 4 आते हैं। 4 में से कोई एक करना होता है, उसके लिए आपको मिलते हैं कितने नंबर, 2 नंबर। 4 में से कोई एक ही करना होता है। पहला क्या, आंखों का तारा होना, बहुत प्रिय होना। वाक्य प्रयोग करोगे, श्याम ने अपने बेटे से कहा तुम मेरी आंखों का तारा हो। दूसरा आपका है मैंने अपने पैरों पर खड़ा होना, अर्थ होता है स्वावलंबी होना। वाक्य प्रयोग, आजकल लड़के की शादी तभी करना चाहिए जब वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। तो यहाँ पर अर्थ भी लिखना होता है और वाक्य प्रयोग भी करना होता है। तीसरा आपका इसमें है अपना उल्लू सीधा करना, स्वार्थ सिद्ध करना। वाक्य प्रयोग, अरे आजकल सच्चा मित्र मिलता ही कहाँ है, सब अपना उल्लू सीधा करने की सोचते हैं। और चौथा आपका है ईद का चांद होना, बहुत दिन बाद दिखाई देना। वाक्य प्रयोग, कहो मित्र अब तक कहाँ रहे, तुम तो ईद का चांद हो गए। इसी प्रकार से आपको अपनी बोर्ड परीक्षा कॉपी में करना है। 4 में से आपको एक ही करना होता है, मैंने 4 बताए हैं, 4 में से एक जरूर आपकी बोर्ड परीक्षा में आ जाएगा, सभी लोग नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, प्रश्नोत्तर संख्या 10 की ओर। प्रश्नोत्तर संख्या जो 10 होता है वो आपका इस प्रकार से कोई भी गद्यांश आ जाएगा बोर्ड परीक्षा में। ठीक है, कोई भी आ सकता है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होती है। कहीं से भी कुछ भी आर्टिकल टाइप में आ जाएगा और उसको आपको देखना है, पढ़ना है, केवल पढ़ोगे इसका आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें ही आंसर इसका लिखा होता है। 3 क्वेश्चन रहेंगे, तीनों क्वेश्चन का जवाब देना होता है और आपके नंबर पूरे मिल जाते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग बिल्कुल आराम से कर सकते हो। केवल आपको गद्यांश पढ़ना होता है, पूरा हिंदी में लिखा होता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। आपको पढ़ना है केवल, और पढ़ने के बाद क्वेश्चन को देखना है। क्वेश्चन देखोगे कि दूरदर्शन पर दिखाए जाने वाले धारावाहिकों में क्या अधिक देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखोगे आप लोग तो यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर जब पढ़ोगे आप लोग कि आजकल दूरदर्शन पर आने वाले धारावाहिकों देखने का प्रचलन बढ़ गया है। बालावस्था में यह शौक अच्छा नहीं है। दूरदर्शन पर दिखाए जाने वाले धारावाहिकों का स्तर बहुत ही घटिया होता है। ठीक है, सबसे पहले क्या है, अश्लीलता, अनास्था, फैशन तथा अनैतिक बुराइयां ही देखने को मिलती है दूरदर्शन पर। तो क्या बताएंगे आप लोग इसमें कि दूरदर्शन पर दिखाए जाने वाले धारावाहिकों में अधिक क्या देखने को मिलता है, तो बताएगा आप लोग अश्लीलता, अनास्था, फैशन और नैतिक बुराइयां देखने को मिलती है। इसी प्रकार से 3 क्वेश्चन रहेंगे, तीनों क्वेश्चन का जवाब देना होता है। यहीं पर देख करके दे दोगे, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो इस प्रकार से मैंने बता दिया, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या, अब हम लोग बढ़ते हैं किसकी ओर, 11 की ओर। प्रश्नोत्तर संख्या 11 क्या है, इसमें 11 के आपके 4 पार्ट होते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, 11 का वाला होता है शब्द का सही अर्थ चयन करके लिखना होता है। ठीक है, 2 नंबर का आपका होता है। पहला आपका इसमें है अभिराम, अभिराम, तो इसका अभिराम का मतलब होता है बिना रोक के, और अभिराम का मतलब होता है सुंदर। इस प्रकार से याद कर लेना। दूसरा क्या है अंश, अंशु, अंश का होता है भाग, अंशु का होता है किरण। तीसरा आपका व्यसन, वसन, वसन का होता है वस्त्र और व्यसन का होता है आदत। चौथा आपका बाद,
बात वात, ठीक है। बात का होता है बातें और वात का मतलब होता है हवा। इस प्रकार से 4 मैंने बता दिए हैं, इनमें से ही आप लोग पढ़ोगे आ जाएगा, ठीक है। ये आपका कंप्लीट हो गया है। प्रश्न संख्या 11 का का वाला। 11 का खा आपका क्या होता है? 11 का खा आपका इसमें होता है किसी एक शब्द के दो अर्थ लिखिए, ठीक है। अनेकार्थी शब्द है, एक शब्द के दो अर्थ लिखना होता है, नहीं कि पर्यायवाची समझ सकते हो आप लोग। तो यहाँ पर जैसे अंबर है तो अंबर का वस्त्र आकाश हो जाएगा, अर्क है अर्क का सूर मदार हो जाएगा, अक्षत का चावल का दाना अखंड हो जाएगा, कर का हाथ करण किरण हो जाएगा, कनक का हो जाएगा सोना धतूरा, कर्ण का हो जाएगा कान कुंती का पुत्र, काल का समय मृत्यु, द्विज का पक्षीदांत मित्र सहयोगी सखा, पयोदर बादल नीरज चपला बिजली लक्ष्मी पतंग सूर्य पृथ्वी, वर्ण रंग आकृति हलदर बैल किसान बलराम। फिर है आंख नेत्र अंकुरण, कमल जलज मोती नाक नासिका आकाश गति चाल दशा विधि प्रकार रीति अनुपम अद्वितीय सुंदर। इस प्रकार से आपका ये होता है, इन्हीं में से आपका एक न एक आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी कंप्लीट हो गया प्रश्नोत्तर संख्या 11 का खा। प्रश्नोत्तर संख्या 11 का जो आपका इसमें होता है गा, वो आपका होता है क्या कि वाक्यांशों के लिए एक शब्द आपको यहाँ पर लिखना होता है। जैसे कि पहला क्या है, जो ईश्वर में विश्वास करता है, तो जो ईश्वर में विश्वास करेगा उसको हम लोग आस्तिक बोलेंगे, जो नहीं करेगा उसको नास्तिक बोलेंगे। दूसरा आपका है जिसे कहा ना जा सके अकथनीय, जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु होता है, जो सब कुछ जानता है वो सर्वज्ञ होता है, और 100 वर्ष का समय आपका शताब्दी होता है। तो प्रश्न संख्या 11 भी कम्प्लीट हो गया है। 11 का गा वाला कम्प्लीट हो गया। 11 का घा वाला जो होता है वो आपका वाक्यों में त्रुटि मार्जन होता है, यानी कि वाक्य को देखना है, वो आपका सही वाक्य लिखना है। अशुद्ध वाक्य लिखा रहेगा पेपर में और शुद्ध आपको लिखना होता है। तो यहाँ पर क्या है, अशुद्ध वाक्य, मेरा प्राण संकट में, मेरा प्राण संकट में, तो यहाँ बताओगे आप लोग मेरे प्राण संकट में है। फिर आपका मैं पुस्तक पढ़ा हूँ, तो आप बताओगे आप लोग यह पुस्तक मैं पढ़ चुका हूँ। फिर आपका पुत्री परायधन होता है, तो आप बताएंगे पुत्री परायधन होती है। फिर आपका मैं भोजन कर लिया हूँ, तो मैं भोजन कर चुका हूँ। इस प्रकार से आपको ये सही करना होता है। आराम से आप लोग कर लोगे, 2 नंबर मिल जाएंगे यहाँ तक भी आपके। तो प्रश्न संख्या 11 कंप्लीट हो गया, 12 की ओर बढ़ जाते हैं। 12 आपका इसमें होता है क्या, 12 आपका इसमें होता है, ये होता है रस छंद अलंकार होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 आएंगे रस, इसमें से एक करना होता है, 2 आएंगे छंद, इसमें से एक करना होता है, 2 आएंगे अलंकार, उसमें से आपको 2 करना होता है। तो पहला जो आपका इसमें जो इंपॉर्टेंट रस है वो मैं आपको बता दूं, वैसे आप सभी लोग याद कर लीजिएगा। रस छंद अलंकार में रस में हास रस करुण रस श्रृंगार रस, और इंपॉर्टेंट आपका करुण रस होता है। करुण रस में आप बताएंगे करुण रस की स्थायी भाव शोक है, जब शोक नामक स्थायी भाव अभिभाव अनुभाव संचय भाव से पुष्ट होता है तो करुण रस की उत्पत्ति होती है। उदाहरण में बताएंगे कौन छलक रहा दुख मेरा उषा की मृदु पलकों में, हाँ उलझ रहा सुख मेरा संध्या के घन आलोकों में। और बाकी के जो ये ऊपर वाला भी, इसको भी देख लो, इसको भी देख लो सभी लोग। चलो आगे बढ़ जाते हैं। तो ये हो गया रस। छंद में भी आपके 2 आएंगे, 2 में से एक करना होता है। चौपाई दोहा सोरठा याद कर लेना, कोई ना कोई एक आपको जरूर देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं चौपाई आपको बता देता हूँ, बाकी आप लोग पढ़ लीजिएगा। चौपाई में क्या है, चौपाई समांतरिक छंद है, इनमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। उदाहरण में बताएंगे बंधव गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा अमी मुरमय चूरण चारु समन सकल बहुरुचि परिवारो। इस प्रकार से रहेगा, और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। इसमें 16, इसमें 16, इसमें 16, इसमें 16 याद कर लेना सभी लोग, ठीक है। अलंकार में भी आपके 2 आएंगे, एक करना होता है। जैसा कि अनुप्रास अलंकार, एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होने पर अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण बताएंगे कानन कठिन भयंकर भारी घोरघाम हिमवारी बयारी। स्पष्टीकरण, इस उदाहरण में का भा राघा अक्षर एक से अधिक बार आए हैं। अलंकार कौन कौन से पढ़ने हैं, यमक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार और श्रेष्ठ अलंकार और अनुप्रास अलंकार पढ़ लेना, यहीं से आ जाएंगे, ठीक है। प्रश्नोत्तर संख्या आपका हो गया 12। 13 प्रश्नोत्तर संख्या आपका इसमें है, अपने पास के किसी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में लिपि पद के नियुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र, यानी कि नियुक्ति होती नियुक्ति होती किसी स्कूल में या किसी भी कॉलेज में नियुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र किस प्रकार से लिखना है मैं आपको बता दूं। सबसे पहले आप लोग इस प्रकार से लिखेंगे, सेवा में प्रबंधक जीपीएस इंटर कॉलेज, कोई भी कॉलेज का नाम लिखो, कोई भी यहाँ पर लिखो, ठीक है। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, या फिर कोई भी अन्य चीज लिखो। विषय बताओगे प्रवक्ता पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र महोदय। नवभारत टाइम्स में प्रकाशित आपके विज्ञापन के संदर्भ में प्रवक्ता अर्थात के रिक्त स्थान हेतु मैं आवेदन प्रेषित कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर आपको अपनी डिग्रियां लिखनी होती हैं जो भी आपने अभी तक पढ़ाई करी है। मेरी शैक्षिक योग्यता एवं अनुभव इस प्रकार से, हाई स्कूल वर्ष श्रेणी प्रथम, संस्था का स्थान, संस्था का नाम उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद, इंटरमीडिएट प्रथम उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद, बीए द्वितीय इलाहाबाद विश्वविद्यालय, एमए प्रथम इलाहाबाद विश्वविद्यालय। आपसे निवेदन है कि मेरी शैक्षणिक
योग्यताओं पर विचार करते हुए मुझे अपने कॉलेज में सेवा का अवसर प्रदान करने की कृपा करें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं अपने परिश्रम, कार्यक्षमता, अध्यापन कार्य से सभी छात्रों को सदैव खुश रखूंगा और आपको किसी भी प्रकार की शिकायत का मौका नहीं होने दूंगा। दिनांक में जिस भी दिन आप लिखोगे वो आप लोग डेट डाल देना। संलग्न में प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रतिकृतियां आवेदक XYZ कीटगंज इलाहाबाद इस प्रकार से डाल देना। ठीक है। अब यहाँ पर भी आपके दो आपके पत्र आते हैं, दो में से एक आपको करना होता है और ये दो इंपॉर्टेंट कौन कौन से होते हैं। पहला आपका होता है नियुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र और दूसरा आपका होता है किसी बैंक के प्रबंधक को व्यवसाय हेतु ऋण यानी कि लोन वाला जो आपका होता है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट होता है, इसे भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। अगला आपका होता है लास्ट जो आपका इसमें होता है वो होता है निबंध। निबंध तैयार करना आपको होता है। 5 इंपॉर्टेंट निबंध मैं आपको बता दूं और 5 आते हैं, इसमें से आपको एक करना होता है। पहला आपका है पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान, वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा है विज्ञान वरदान या अभिशाप, वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरा आपका है आतंकवाद समस्या एवं समाधान। चौथा आपका है भारत में जनसंख्या वृद्धि की समस्या, वेरी इंपॉर्टेंट। और लास्ट है आपका मेरे प्रिय कवि या साहित्यकार। इस प्रकार से आपका ये हो गया है। अब निबंध लिखने का तरीका क्या रहने वाला मैं आपको वो भी बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर क्या है, पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान। सबसे पहले आप लोग ये डालोगे, प्रस्तावना डालोगे या फिर आप लोग ये डाल सकते हो प्रस्तावना, वैसे आपको डालना चाहिए। ठीक है, प्रस्तावना, फिर आप लोग प्रदूषण का अर्थ डालोगे, फिर प्रदूषण के प्रकार लिखने के बाद में फिर आप लोग प्रदूषण के रोकथाम के उपाय और लास्ट में उपसंहार आपको डाल के एंड करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग मान के चलो आपको पांच हेडिंग बनानी होती है निबंध में। 5 हेडिंग आप लोग बना दीजिएगा। पहली हेडिंग प्रस्तावना और लास्ट हेडिंग उपसंहार। बाकी बीच में जो भी आपको हेडिंग बनानी हो, जिस भी निबंध के ऊपर लिख रहे हो उस हिसाब से आप लोग बना लीजिएगा। तो यदि आपको यहाँ वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।